उत्तर प्रदेश की सरहद पर बसा हुआ एक शहर लखनऊ, जहां रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य सी लगती है, पर हर गली, हर मोड़ के पीछे कोई ना कोई राज दफन होता है। यहाँ की हवा में साजिशें तैरती हैं और इंसान की फितरत कब दरिंदेपन में बदल जाए, कोई नहीं जानता। इन्हीं गलियों में एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, एसटीएफ ऑफिसर अभय प्रताप सिंह। खामोश, ठोस और तीक्ष्ण बुद्धि वाला अफसर, जो क्राइम के पीछे छिपे मकसद को ढूंढने में माहिर है। उसकी निगाहें किसी भी अपराधी की आत्मा को भेद सकती थीं, पर अभय की अपनी जिंदगी भी एक अधूरे अध्याय की तरह थी, एक निजी त्रासदी जिसे वो किसी से साझा नहीं करता। केस 1, गुमशुदा बच्चे और एक वीभत्स सच्चाई। ये सब शुरू हुआ एक खबर से। 2 छोटे बच्चे, अमान और पीयूष, स्कूल से घर लौटते वक्त लापता हो गए थे। परिवार परेशान था, पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लोकल पुलिस ने फाइल बंद करने की तैयारी कर ली थी। तभी यह केस एसटीएफ को सौंपा गया और अभय की एंट्री हुई। जैसे ही अभय को केस सौंपा गया, उसने सबसे पहले उन जगहों का दौरा किया जहां बच्चे आखिरी बार देखे गए थे। वो मौके पर मौजूद छोटे संकेतों को भी नहीं छोड़ता, बच्चों के जूते का निशान, पास के नाले में मिला एक टूटा हुआ खिलौना और स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज। सबको जोड़ने पर एक संदिग्ध तस्वीर बनने लगी। सीसीटीवी में एक साइकिल पर सवार आदमी देखा गया था, जो बच्चों के बहुत करीब नजर आया था। जांच करने पर पता चला कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सरगना जलालुद्दीन था, एक स्थानीय व्यक्ति जो साइकोलॉजिकल समस्याओं से ग्रसित था और कभी बच्चों के लिए ट्यूशन चलाता था। अभय को शक था कि ये लापता होना सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा भयानक कुछ है। जलालुद्दीन का राज। जलालुद्दीन की बैकग्राउंड जांच में उसकी मानसिक स्थिति सामने आई। वो अपने बचपन में हुए अत्याचारों के कारण मानसिक रूप से असंतुलित हो चुका था, पर वह एक मासूम शक्ल और सौम्य आवाज के पीछे एक राक्षसी प्रवृत्ति को छिपाए हुए था। जब अभय ने उसे पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया, तो जलालुद्दीन शांत और विनम्र नजर आया, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो किसी अपराधी की नहीं बल्कि एक मनोरोगी की होती है। अभय को यकीन हो गया कि जवाबों की गहराई में उतरने पर सच्चाई मिलेगी। सख्त पूछताछ के बाद जलालुद्दीन ने आखिर कबूल किया, मैंने बच्चों को मारा नहीं, उन्हें नया जन्म दिया है, पवित्र किया है। यह बयान सुनते ही पूरे दफ्तर में सनसनी फैल गई। उसने बताया कि उसने बच्चों को बचाया था, एक बीमार सोच का नतीजा, जो उसे यह यकीन दिलाता था कि बच्चों को दुनिया के पापों से मुक्त करना जरूरी है। हत्या या मोक्ष। अभय और उसकी टीम को जंगल के किनारे एक सुनसान जगह से खुदाई करके 2 छोटे शव मिले। डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई, ये वही दोनों बच्चे थे। जलालुद्दीन ने हत्या करने के बाद उनके शव को धार्मिक विधियों से दफनाया था, जैसे वो कोई पवित्र कार्य कर रहा हो। पर अभय जानता था, ये केवल एक मनोरोगी का तर्क है। उसने जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया, लेकिन उसका दिमाग अब भी खुद को अपराधी मानने को तैयार नहीं था। अदालत में जलालुद्दीन ने खुद को निर्दोष बताया, क्योंकि उसकी नज़र में उसने कोई पाप नहीं किया था। अभय की मानसिक जंग। इस केस ने अभय को अंदर से झकझोर दिया। उसे अपने ही बेटे की याद आने लगी, जिससे उसका रिश्ता अब टूटा हुआ था। उसका अतीत बार बार उसके वर्तमान को चोट पहुंचा रहा था, पर उसने खुद को फिर से संयम में रखा। कभी कभी क्राइम सीन से ज्यादा डरावना होता है वो अंधेरा जो इंसान के मन में पलता है। केस खत्म, पर सिलसिला शुरू। जलालुद्दीन को जेल भेजा गया, पर उसने जाते जाते जो बात कही वो अभय के दिल में घर कर गई। तुम मुझे रोक सकते हो, पर उस अंधेरे को नहीं जो हर इंसान के अंदर छिपा है। अभय जानता था ये तो बस शुरुआत थी, अभी और भी बहुत से राक्षसों का पर्दाफाश होना बाकी था, और वो तैयार था हर उस साए से लड़ने के लिए जो समाज में आम चेहरे लगते हैं, पर असलियत में भीतर से खौफनाक हैं। उत्तर प्रदेश की सरहद पर बसा हुआ एक शहर लखनऊ, जहां रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य सी लगती है, पर हर गली, हर मोड़ के पीछे कोई ना कोई राज दफन होता है। यहाँ की हवा में साजिशें तैरती हैं और इंसान की फितरत कब दरिंदेपन में बदल जाए, कोई नहीं जानता। इन्हीं गलियों में एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, एसटीएफ ऑफिसर अभय प्रताप सिंह। खामोश, ठोस और तीक्ष्ण बुद्धि वाला अफसर, जो क्राइम के पीछे छिपे मकसद को ढूंढने में माहिर है।
उसकी निगाहें किसी भी अपराधी की आत्मा को भेद सकती थीं, पर अभय की अपनी जिंदगी भी एक अधूरे अध्याय की तरह थी, एक निजी त्रासदी जिसे वो किसी से साझा नहीं करता। केस 1, गुमशुदा बच्चे और एक वीभत्स सच्चाई। ये सब शुरू हुआ एक खबर से। 2 छोटे बच्चे, अमान और पीयूष, स्कूल से घर लौटते वक्त लापता हो गए थे। परिवार परेशान था, पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लोकल पुलिस ने फाइल बंद करने की तैयारी कर ली थी। तभी यह केस एसटीएफ को सौंपा गया और अभय की एंट्री हुई। जैसे ही अभय को केस सौंपा गया, उसने सबसे पहले उन जगहों का दौरा किया जहां बच्चे आखिरी बार देखे गए थे। वो मौके पर मौजूद छोटे संकेतों को भी नहीं छोड़ता। बच्चों के जूते का निशान, पास के नाले में मिला एक टूटा हुआ खिलौना और स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज, सबको जोड़ने पर एक संदिग्ध तस्वीर बनने लगी। सीसीटीवी में एक साइकिल पर सवार आदमी देखा गया था जो बच्चों के बहुत करीब नजर आया था। जांच करने पर पता चला कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सरगना जलालुद्दीन था, एक स्थानीय व्यक्ति जो साइकोलॉजिकल समस्याओं से ग्रसित था और कभी बच्चों के लिए ट्यूशन चलाता था। अभय को शक था कि ये लापता होना सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा भयानक कुछ है। जलालुद्दीन का राज। जलालुद्दीन की बैकग्राउंड जांच में उसकी मानसिक स्थिति सामने आई। वो अपने बचपन में हुए अत्याचारों के कारण मानसिक रूप से असंतुलित हो चुका था, पर वह एक मासूम शक्ल और सौम्य आवाज के पीछे एक राक्षसी प्रवृत्ति को छिपाए हुए था। जब अभय ने उसे पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया तो जलालुद्दीन शांत और विनम्र नजर आया, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो किसी अपराधी की नहीं बल्कि एक मनोरोगी की होती है। अभय को यकीन हो गया कि जवाबों की गहराई में उतरने पर सच्चाई मिलेगी। सख्त पूछताछ के बाद जलालुद्दीन ने आखिर कबूल किया, मैंने बच्चों को मारा नहीं, उन्हें नया जन्म दिया है, पवित्र किया है। यह बयान सुनते ही पूरे दफ्तर में सनसनी फैल गई। उसने बताया कि उसने बच्चों को बचाया था, एक बीमार सोच का नतीजा जो उसे यह यकीन दिलाता था कि बच्चों को दुनिया के पापों से मुक्त करना जरूरी है। हत्या या मोक्ष। अभय और उसकी टीम को जंगल के किनारे एक सुनसान जगह से खुदाई करके 2 छोटे शव मिले। डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई ये वही दोनों बच्चे थे। जलालुद्दीन ने हत्या करने के बाद उनके शव को धार्मिक विधियों से दफनाया था, जैसे वो कोई पवित्र कार्य कर रहा हो। पर अभय जानता था ये केवल एक मनोरोगी का तर्क है। उसने जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया, लेकिन उसका दिमाग अब भी खुद को अपराधी मानने को तैयार नहीं था। अदालत में जलालुद्दीन ने खुद को निर्दोष बताया क्योंकि उसकी नजर में उसने कोई पाप नहीं किया था। अभय की मानसिक जंग। इस केस ने अभय को अंदर से झकझोर दिया। उसे अपने ही बेटे की याद आने लगी, जिससे उसका रिश्ता अब टूटा हुआ था। उसका अतीत बार बार उसके वर्तमान को चोट पहुंचा रहा था, पर उसने खुद को फिर से संयम में रखा। कभी कभी क्राइम सीन से ज्यादा डरावना होता है वो अंधेरा जो इंसान के मन में पलता है। केस खत्म, पर सिलसिला शुरू। जलालुद्दीन को जेल भेजा गया, पर उसने जाते जाते जो बात कही वो अभय के दिल में घर कर गई। तुम मुझे रोक सकते हो, पर उस अंधेरे को नहीं जो हर इंसान के अंदर छिपा है। अभय जानता था ये तो बस शुरुआत थी, अभी और भी बहुत से राक्षसों का पर्दाफाश होना बाकी था, और वो तैयार था हर उस साए से लड़ने के लिए जो समाज में आम चेहरे लगते हैं पर असलियत में भीतर से खौफनाक हैं। एसटीएफ ऑफिसर अभय प्रताप सिंह ने अपने पहले केस में एक विक्षिप्त हत्यारे को गिरफ्तार कर लखनऊ के नागरिकों में राहत की सांस दिलाई थी, लेकिन वो जानता था कि अपराध की जड़ें गहरी थीं और हर समाधान एक नई गुत्थी की शुरुआत होती है। अभी पिछले केस की फाइल बंद भी नहीं हुई थी कि एक नया मामला सामने आया साइबर क्राइम से जुड़ा, पर नतीजा हत्या तक पहुंचा। अजीब वीडियो और लापता बच्चा। एसटीएफ हेडक्वार्टर में एक युवती आई, नेहा वर्मा। उसकी आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर घबराहट। उसने बताया कि उसके 14 साल के छोटे भाई आरव का मोबाइल अचानक लॉक हो गया है और उसमें एक अजीब वीडियो चल रहा है, एक नकाबपोश आदमी का जो कैमरे में देखकर बोलता है, खेल शुरू हो चुका है, अगला नंबर तुम्हारा है। अभय ने तुरंत साइबर यूनिट को अलर्ट किया और आरव की लोकेशन ट्रेस की जाने लगी। आरव उस समय लखनऊ के ही एक साइबर कैफे में आखिरी बार देखा गया था।
वहां पहुंचने पर पुलिस को उसका बैग मिला, लेकिन आरव नहीं। गुप्त ऐप ब्लू मास्क। जांच में सामने आया कि आरव के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल हुआ था, ब्लू मास्क, जो सामान्य ऐप स्टोर पर नहीं था बल्कि एक डीप वेब लिंक से डाउनलोड हुआ था। ऐप बच्चों और किशोरों को चैलेंज गेम के नाम पर मानसिक रूप से गुमराह करता था। हर टास्क एक वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जुड़ा था और धीरे धीरे बच्चों को इस खेल में कुछ ऐसा करने के लिए उकसाया जाता था जो उनकी जान भी ले सकता था। आरव ने कुछ वीडियो खुद शूट किए थे, जैसे कि एक कब्रिस्तान में जाकर देर रात तक बैठना, अपने हाथ पर ब्लेड से निशान बनाना और फिर अंतिम टास्क की ओर बढ़ना, किसी को तकलीफ देना या खुद को खत्म कर देना। मास्टरमाइंड, सोशल मीडिया के पीछे का राक्षस। जांच करते हुए अभय को एक नाम बार बार सामने आता है, जॉय सेनगुप्ता। वो एक इंट्रोवर्ट साइबर इंजीनियर था जो पहले एक नामी कंपनी में काम करता था, लेकिन अब नौकरी छोड़कर अपने ही बनाए डार्क वेब नेटवर्क में एक्टिव था। जॉय को बचपन में स्कूल में बुरी तरह तंग किया जाता था। उसे खामोश, फट्टू और कायर बुलाया जाता था। समय के साथ वो एक आईटी एक्सपर्ट बना, लेकिन उसकी घृणा और बदले की भावना गहराती गई। वह मानता था कि आज की पीढ़ी को असली डर का एहसास कराना जरूरी है और वह उन्हें एक वर्चुअल खेल के जरिए उस डर की दुनिया में ले जा रहा था। जॉय ने ब्लू मास्क बनाया और सोशल मीडिया के जरिए इसे किशोरों तक पहुंचाया। उसका मकसद था मनोवैज्ञानिक कंट्रोल। अभय की चतुर चाल। अभय ने जॉय को पकड़ने के लिए खुद एक चक्रव्यूह रचा। उसने साइबर यूनिट की मदद से एक फर्जी अकाउंट बनवाया और एक किशोर की तरह ब्लू मास्क पर टास्क्स शुरू किए। जॉय ने खुद उस यूजर को फॉलो किया और जब वो लाइव चैट पर आया, वहीं से उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। जॉय एक बंद गोदाम में छिपा था, जहां से वह बच्चों को ब्रेन वॉश करता था। वह एक अस्थिर लेकिन तकनीकी रूप से बहुत सक्षम आदमी था। पुलिस के पहुंचते ही उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसे जिंदा पकड़ लिया। आरव की वापसी। पूछताछ में जॉय ने बताया कि आरव को उसने एक फाइनल टास्क के नाम पर एक निर्माणाधीन इमारत में बंद कर रखा है। टीम वहां पहुंची और आरव को समय रहते बचा लिया गया। उसकी हालत मानसिक रूप से अस्थिर थी, लेकिन जिंदा था। न्याय और संदेश। जॉय को साइबर क्राइम और अपहरण के मामलों में जेल भेजा गया। उसका चेहरा अब एक सबक बन चुका था कि इंटरनेट का अंधेरा असली जीवन को कितनी बुरी तरह निगल सकता है। अभय ने इस केस के बाद एक सख्त चेतावनी दी। डर अब किताबों या कहानियों में नहीं रहता, वो आपके मोबाइल के अंदर भी हो सकता है। अभय जानता था कि जब तक वो खुद अंधेरे में उतरकर उस डर से नहीं लड़ेगा, तब तक दूसरों को नहीं बचा सकता। पिछले मामलों ने एसटीएफ ऑफिसर अभय प्रताप सिंह को समाज के उन स्याह कोनों से रूबरू कराया जहां इंसानियत दम तोड़ देती है। लेकिन असली डर तब होता है जब खतरा अपने ही भरोसेमंद लोगों से हो, स्कूलों, अस्पतालों या धार्मिक स्थलों से, जहां बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल से आई एक खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक छात्र की लाश स्कूल के पास के नाले में पाई गई और वह बच्चा पिछले 3 दिन से लापता था। इस मामले में पहली बार स्कूल के भीतर की दीवारें शक के घेरे में थीं। मृत बच्चा रोहित वर्मा, 10 साल का मासूम रोहित, जो पढ़ाई में अच्छा था और कभी स्कूल से गायब नहीं रहता था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके शव पर चोट के गहरे निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसे धीरे धीरे जहर दिया गया था। अभय जब घटनास्थल पर पहुंचा तो सबसे पहले उसकी नज़र स्कूल की व्यवस्था पर पड़ी। सीसीटीवी कैमरे गायब, शिक्षक पूरी तरह से असहयोगी और प्रिंसिपल का रुख बेहद रूखा। कुछ तो गड़बड़ थी। संदिग्ध, आदर्श शिक्षक या छुपा दरिंदा? जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आया, आलोक शर्मा, गणित का अध्यापक। उसका व्यवहार बच्चों के साथ बहुत सख्त था और कुछ छात्रों ने बताया कि वो अक्सर कुछ बच्चों को देर रात ट्यूशन देने के बहाने स्कूल बुलाता था। अभय ने आलोक पर निगरानी रखनी शुरू की। धीरे धीरे सामने आया कि आलोक उन बच्चों को निशाना बनाता था जो या तो कमजोर थे या फिर जिनके परिवारों का स्कूल पर अधिक प्रभाव नहीं था। एक पूर्व छात्रा ने चुपके से बताया कि सर हमें कभी प्यार से नहीं पढ़ाते थे, वो कुछ और ही चाहते थे। अभय को यकीन हो गया यह कोई साधारण शिक्षक नहीं बल्कि एक मानसिक शोषक है। दूसरी लाश और बढ़ता खतरा।
जांच अभी चल ही रही थी कि शहर के दूसरे स्कूल के पास एक और बच्चे की लाश मिली। वही तरीका, वही निशान। यह अब एक सीरियल किलर का मामला बन चुका था। अभय को समझ में आ गया कि यह केस समय से बाहर निकल रहा है। उसने जल्द ही स्कूल की पूरी स्टाफ हिस्ट्री निकलवाई और एक गुप्त सर्वे करवाया जिसमें बच्चों से गुमनाम तरीके से सवाल पूछे गए। 70% बच्चों ने आलोक सर के नई अनुचित व्यवहार की पुष्टि की। अभय का सामना। अब अभय ने आलोक को खुले तौर पर बुलाकर सीधा सवाल किया। पहले तो आलोक ने सब नकारा, लेकिन जब अभय ने रोहित की लाश के पास से मिले टॉर्च पर उसके फिंगरप्रिंट्स की बात की तो उसका चेहरा स्याह पड़ गया। अभय ने कहा, तुमने बच्चों की मासूमियत को मारा, अब तुम्हारे पापों की गवाही खुद तुम्हारी चीजें देंगी। अंततः आलोक ने स्वीकार किया कि वह खुद एक बचपन का शिकार था। जब वो छोटा था तो उसके साथ भी ऐसी ही घटनाएं हुई थीं और वो धीरे धीरे उसी अपराध में उतर गया जिसे वो कभी सहता था। न्याय या बदला? अभय ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इस केस ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। उसके खुद के बेटे की यादें और उसका अलगाव उसे फिर से अंदर तक झकझोरने लगा। क्या समाज के ऐसे लोगों को सजा देने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी? उसने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। स्कूलों में नियमित मानसिक मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के लिए एक गोपनीय शिकायत तंत्र लागू किया जाए। अंत नहीं, सिर्फ पड़ाव। एक बच्चा बचा नहीं, दो भी नहीं। ना जाने कितने बच्चों की मासूमियत दफन हो चुकी थी। अभय अब खुद को सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि बच्चों की आवाज समझने लगा था। अभय प्रताप सिंह अब केवल एसटीएफ अफसर नहीं रहा, वह एक मिशन पर था। मिशन समाज के उन चेहरों से नकाब हटाने का जो सम्मानित पदों पर बैठकर इंसानियत का सौदा करते हैं। जहां पुलिस वाले कानून के रखवाले होते हैं, वहीं कुछ डॉक्टरों को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। पर जब वही डॉक्टर शरीर नहीं बल्कि जिंदगियों की मंडी चलाएं तो सवाल उठता है, किस पर भरोसा करें? अजीब केस, शव के बिना हत्या। एक दिन एक महिला रिपोर्ट लेकर थाने पहुंची। उसका नाम था रूपाली सिंह। उसकी बहन कविता, जो एक छोटे गांव से इलाज के लिए लखनऊ के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी, अचानक डिस्चार्ज होकर गायब हो गई थी। अस्पताल वालों का कहना था कि कविता अपनी मर्जी से चली गई, लेकिन रूपाली को यकीन था कि उसे मारा गया है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कोई शव नहीं था और ना ही सीसीटीवी फुटेज में कविता का बाहर जाना दर्ज हुआ था। यह एक मिसिंग केस था, लेकिन ऐसा जो सिस्टम के भीतर का लगता था। अस्पताल के पीछे का सच। अभय ने अस्पताल का रूटीन निरीक्षण किया। वहां के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अनिल खन्ना का नाम हर मरीज की फाइल में बार बार सामने आ रहा था। वो नामी कार्डियोलॉजिस्ट था, समाज सेवा के लिए सम्मानित और बेहद प्रभावशाली। पर कुछ बातें उलझी हुई थीं। मरीजों की फाइलें अधूरी थीं। कई गरीब मरीजों का रिकॉर्ड क्लोज केस में बदला गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ शव कभी अस्पताल से बाहर ही नहीं निकले। अभय को यकीन हो गया कि इस अस्पताल में कुछ ऐसा चल रहा है जो इंसानियत के खिलाफ है। अंग व्यापार, मानव शरीर का बाजार। गुप्त जांच के जरिए अभय ने एक चौंकाने वाली सच्चाई पाई। यह अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय अंग तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा था। खन्ना गरीब और अकेले मरीजों को नो कनेक्टिविटी के नाम पर भर्ती करता था और फिर उनका इलाज करते करते उनके अंग निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच देता था। मरीज मर भी जाते तो अस्पताल उन्हें फर्जी नाम में डिक्लेयर कर देता और शव को बिना नाम के मुर्दाघर में भेज दिया जाता। एक गवाह सफाई कर्मचारी का बयान। अभय को अस्पताल में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी नरेश का बयान मिला। नरेश ने बताया कि उसने खुद कई बार डॉक्टर को रात में ऑपरेशन करते देखा है और शव को अलग गाड़ी में भिजवाते देखा है। नरेश की गवाही से अभय को सर्च वारंट मिला और वो सीधे अस्पताल की सीक्रेट बेसमेंट लैब में पहुंच गया। वहां जो मिला, मानव अंगों से भरी फ्रिज यूनिटें, विदेशी मेडिकल टूल्स और करीब 12 लापता मरीजों की फाइलें ने केस को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित कर दिया। डॉक्टर की गिरफ्तारी और उसका जवाब। डॉक्टर खन्ना को गिरफ्तार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय ने सच्चाई उजागर की, लेकिन डॉक्टर खन्ना मुस्कुराते हुए बोला,
अगर अमीरों को अंग चाहिए और गरीबों के पास बेचने के सिवा कुछ नहीं, तो मैं सिर्फ पुल बना रहा था। अपराध तो ये समाज करता है। उसकी यह निर्लज्जता अभय को अंदर तक झकझोर गई। कानून ने उसे उम्र कैद दी, लेकिन अभय जानता था कि ऐसे डॉक्टर कई और होंगे जिन्हें अब भी बेनकाब होना है। संदेश। अभय ने सरकार से मांग की कि हर निजी अस्पताल की हर मौत की थर्ड पार्टी मेडिकल ऑडिट हो और एक नया प्रोटोकॉल लागू हुआ। मरीज जितना गरीब हो, निगरानी उतनी अधिक हो, क्योंकि अब किसी को यह तय नहीं करना चाहिए कि किसकी जिंदगी बेचने लायक है और किसकी नहीं। एसटीएफ अफसर अभय प्रताप सिंह अब समाज के उन अंधेरे गलियारों में पहुंच चुका था जहां इंसानियत के नाम पर अपराध पलते हैं। इस बार उसका सामना होने वाला था एक ऐसे संगठन से जो खुद को आध्यात्मिक पंथ कहता था, लेकिन भीतर ही भीतर वहां बलि, बलात्कार और ब्रेन वॉश की जघन्य परंपराएं चल रही थीं। इस बार अपराध किसी सड़क छाप अपराधी ने नहीं किया था, बल्कि गुरु के नाम पर पूजे जाने वाले आदमी ने किया था। चौंकाने वाली शुरुआत। कानपुर के पास के एक गांव में एक 17 साल की लड़की का अधजला शव मिला। शव के पास एक किताब मिली जिस पर लिखा था, मुक्ति की राह यहीं से जाती है, सद्गुरु विवेकानंद मिशन। मीडिया ने खबर को तांत्रिक हत्या कहकर उछाला, लेकिन पुलिस ने केस को बंद करने की कोशिश की क्योंकि मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा था। लेकिन जब लड़की के पिता लखनऊ पहुंचकर एसटीएफ कार्यालय आए और बोले, आपके अलावा कोई हमारी बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकता साहब, तब अभय ने केस अपने हाथ में लिया। मिशन सद्गुरु विवेकानंद आश्रम। अभय ने जब पंथ की जांच शुरू की तो पाया कि यह कोई आम आश्रम नहीं था। ये एक निजी टाउनशिप जैसा था जहां हजारों अनुयायी रहते थे और सद्गुरु महलनुमा भवन में विराजमान थे। सद्गुरु विवेकानंद असली नाम बृजमोहन तिवारी, एक असफल अध्यापक जो बाद में आध्यात्मिकता का लबादा ओढ़कर लोगों को मोक्ष देने का दावा करने लगा। आश्रम के अंदर मोबाइल फोन, इंटरनेट और बाहरी पुलिस की एंट्री पूरी तरह बैन थी। अंदर की दुनिया। एक पूर्व अनुयायी संतोष, जो अब दिल्ली में ऑटो चलाता था, ने चुपके से बताया कि आश्रम में हर अमावस्या को बलिदान तांत्रिक यज्ञ होता है। युवा लड़कियों को देव कन्या कहकर कैद कर लिया जाता है। बाहर निकलने की कोशिश करने वालों को मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। गुरु के लिए विशेष सेवा करने वाली लड़कियों को मंत्रोच्चार की आड़ में शोषण झेलना पड़ता है। यह अब सिर्फ धार्मिक धोखा नहीं था, मानव तस्करी, यौन शोषण और हत्या का एक सुनियोजित गिरोह था। अभय की घुसपैठ। अभय ने एक चतुर चाल चली। उसने अपनी टीम के 2 अफसरों को साधु बनाकर आश्रम में भेजा और खुद भी ग्रामीण वेश में पहुंचा। टीम ने देखा कि हर लड़की को एक खास टैटू दिया जाता है, तीसरी आंख का, और वही असली पहचान होती है कि वह गुरु की विशेष भक्त है। उन्होंने छिपकर एक गुप्त कमरा देखा जहां एक अर्धविक्षिप्त लड़की चुपचाप बैठी थी। उसके शरीर पर जले के निशान थे। वो गायब हुई 17 साल की लड़की की सहेली निकली। कार्रवाई का दिन। जब पूरी जानकारी इकट्ठा हो गई, अभय ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ आधी रात को आश्रम पर छापा मारा। अंदर क्या मिला? 12 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां कैद में थीं। 6 लड़कों को बलि के अभ्यास में इस्तेमाल किया जा रहा था। एक तहखाना जहां से कई मानव हड्डियां और खून से सने कपड़े मिले। गुरु अपने महल में तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था जब अभय ने उसे धर दबोचा। गुरु का सच। गिरफ्तारी के बाद जब अभय ने उससे पूछा, तू भगवान बनने चला था या राक्षस? गुरु मुस्कुराया और बोला, भक्तों को डर दो तो वो खुद को सौंप देते हैं। मैं सिर्फ उनकी आस्था को रूप दे रहा था। अभय ने उसे उसी तहखाने में बंद करवाया जहां वह लड़कियों को रखता था और कोर्ट में मानव तस्करी, हत्या, यौन शोषण, धार्मिक धोखाधड़ी के तहत मुकदमा चलवाया। उसे दोहरी उम्र कैद हुई। परिणाम, सरकार ने इस केस के बाद हर आध्यात्मिक संगठन के लिए मानवाधिकार निगरानी बोर्ड गठित किया और हर गुरु संस्था पर सालाना ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया। अभय को इस केस ने सिखाया, सबसे खतरनाक अपराध वो है जो आस्था की ओट में किया जाए, क्योंकि वहां पीड़ित को गुनहगार बना दिया जाता है। अब तक की जांचों में अभय ने देखा कि अपराधी कोई सामान्य चेहरा नहीं रखते, कभी मासूम सा शिक्षक, कभी श्रद्धेय गुरु, और अब बारी थी एक ऐसे डॉक्टर की जो खुद दूसरों के दिमागी संतुलन का इलाज करता था, लेकिन खुद भीतर से एक विक्षिप्त दरिंदा था।
इस बार मामला लखनऊ शहर के एक पॉश इलाके में स्थित प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा था, जहां लगातार 3 मरीजों की आत्महत्या की खबरें आईं। अस्पताल इसे मानसिक तनाव का परिणाम बता रहा था, लेकिन जब मृतकों के परिवारों ने चुपके से वीडियो भेजे तो अभय को शक हुआ कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि दिमाग के साथ खेल था। रहस्यमयी मौतें। तीनों मृतक मरीजों में कुछ बातें एक जैसी थीं। सभी को डॉक्टर ने बताया था कि उनकी मौत का कारण कुछ और नहीं था, बल्कि उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ था। देवेंद्र वर्मा की निगरानी में रखा गया था। आत्महत्या से पहले सभी ने डायरी में अजीबोगरीब बातें लिखी थीं, जैसे मैं अब असली नहीं रहा, वो मेरी सोच चुरा रहा है, मैं अब खुद में नहीं हूं। पोस्टमार्टम में शरीर पर किसी प्रकार के हिंसा के निशान नहीं थे, लेकिन दिमाग में हल्की रासायनिक गड़बड़ी पाई गई। डॉ वर्मा शहर के सबसे प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट थे, पढ़े लिखे, सज्जन और बेहद आत्मविश्वासी, लेकिन अभय को लगा यह आत्मविश्वास कुछ छिपा रहा था। दिमाग का खिलौना। अभय ने जब उस अस्पताल के मेडिकल फाइल्स की गहराई से जांच शुरू की तो पाया कि डॉक्टर वर्मा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी (ECT) के बहाने मरीजों पर गोपनीय न्यूरो प्रयोग कर रहा था। उसने ECT मशीन में बदलाव किए थे, जिससे वह मरीज की यादें, भावनाएं और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता था। CCTV रिकॉर्डिंग में एक मरीज 23 साल की रोमा को देखा गया, जो इलाज से पहले खुशमिजाज थी, लेकिन 3 सत्रों के बाद पूर्णतः भावहीन और गूंगी हो गई। अभय ने साइबर टीम से छुपी हुई डेटा फाइलें निकलवाईं। उसमें दर्ज थे वर्मा के शब्द, मेरा उद्देश्य है एक ऐसा इंसान बनाना जो आदेश माने, दर्द न महसूस करे और प्रश्न न पूछे। मेरा पहला प्रोटोटाइप तैयार है, एक पीड़ित की वापसी। अभय ने उन पुराने मरीजों में से एक को खोज निकाला, राशि मेहरा, जो अब दिल्ली में गुमनामी में जी रहा था। वह कभी IIT का छात्र था, लेकिन इलाज के बाद मानसिक रूप से टूट गया। अभय ने उसे समझाया, दिलाया विश्वास, और अंततः ऋषि ने बयान दिया, वो मुझे सिर्फ ठीक नहीं करना चाहता था, वो चाहता था मैं उसका बन जाऊं, बिना सवाल किए उसका आज्ञाकारी। जाल बिछाना। अभय ने एक साहसिक योजना बनाई। उसने एक फर्जी मरीज बनाकर अपने अफसर अनिरुद्ध को भर्ती कराया। डॉक्टर वर्मा ने जल्द ही उस पर उन्नत उपचार शुरू कर दिया। तीसरे सत्र के बाद अनिरुद्ध लगभग बेजान हो गया। उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शून्य, न हंसी न गुस्सा। लेकिन उसी दौरान अनिरुद्ध की बॉडी पर लगे माइक्रो कैमरा ने वह सब रिकॉर्ड किया जो अभय को चाहिए था। वर्मा ने स्वीकार किया कि उसे परफेक्ट ओबीडियंट ह्यूमन बनाने में आनंद आता है। उसने कहा, मैं डॉक्टर नहीं, सर्जन नहीं, मैं एक निर्माता हूं नई मानव प्रजाति का। गिरफ्तारी और न्याय। अभय ने अस्पताल पर छापा मारा। वर्मा ने खुद को भगवान समझ लिया था। वह चीखा, मैं पागल नहीं हूं, ये दुनिया पागल है, मैं उसे ठीक कर रहा था। उसे गिरफ्तार किया गया और मेडिकल काउंसिल ने उसकी डिग्री रद्द की। कोर्ट ने उसे मानवाधिकार उल्लंघन, गैर कानूनी प्रयोग और मानसिक उत्पीड़न के जुर्म में 20 वर्षों की सजा सुनाई। सबक। अभय ने एक रिपोर्ट में लिखा, जब दिमाग का डॉक्टर खुद मानसिक रोगी हो तो सबसे बड़ी जरूरत होती है नैतिक निगरानी की, सिर्फ डिग्री की नहीं। सरकार ने हर प्राइवेट मानसिक संस्थान के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए। हर ECT पर बाहरी ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति अनिवार्य, हर मरीज के परिवार को वीडियो रिपोर्टिंग की अनुमति, और हर डॉक्टर का साइको इवैल्यूएशन हर 2 साल में अनिवार्य। इस बार अभय प्रताप सिंह की लड़ाई उन दरिंदों से थी जो बच्चों की हंसी को अपना शिकार बनाते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि ये दरिंदगी अनाथों की सेवा के नाम पर हो रही थी। जहां एक ओर समाज अनाथालयों को दान और भरोसे का प्रतीक मानता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग भलाई की चादर ओढ़कर घृणा का साम्राज्य चला रहे थे। एक गुमनाम चिट्ठी। एक दिन STF कार्यालय में एक हाथ से लिखी चिट्ठी आई, बिना नाम की। उसमें लिखा था, मैं 12 साल का हूं, मेरे दोस्त राहुल को अंकल ने मार डाला, वो अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा, किसी को बताओगे तो तुम भी मरोगे। मैं डरता हूं, पर अब सहा नहीं जाता। चिट्ठी पर कोई पता नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था, बालगृह सूरज निकेतन, सीतापुर रोड, लखनऊ। अभय को इतना काफी था। सूरज निकेतन सतह पर स्वर्ग, भीतर नर्क।
सूरज निकेतन एक प्रतिष्ठित अनाथालय था जिसे समाज सेवक हरीश मेहरा चलाते थे, जिनका चेहरा अक्सर टीवी चैनलों पर आता था और जिन्हें राष्ट्रीय बाल कल्याण सम्मान भी मिल चुका था। बाहर से सब कुछ स्वच्छ और अनुशासित दिखता था, बच्चों की ड्राइंग्स, पाठशाला, हरे भरे लॉन। लेकिन अभय की नजरें सिर्फ सतह नहीं देखती थीं। अभय ने गुप्त निगरानी शुरू करवाई। कुछ सप्ताह में जो जानकारी सामने आई उसने पुलिस के रोंगटे खड़े कर दिए। रात 9 बजे के बाद कुछ खास बच्चों को मुख्य ऑफिस बुलाया जाता था। 6 से 10 साल के बच्चों को अक्सर गायब कर दिया जाता था, कहकर कि उन्हें गोद ले लिया गया। मगर गोद लेने की कोई रिकॉर्ड एंट्री नहीं थी। अंधेरे की तह में एक पूर्व कर्मचारी सावित्री बाई, जो कभी उस अनाथालय की रसोइया थी, ने अभय से संपर्क किया और बोली, साहब, वहां रात को जो होता है भगवान भी देखे तो रो पड़े। बच्चों को दवा देकर बेहोश किया जाता है, कोई उन्हें बेचता है, कोई उन्हें नोचता है। सावित्री के दिए एक फोटो में 7 साल का एक बच्चा दिखा राहुल, जिसकी मौत का जिक्र चिट्ठी में हुआ था। उसकी मृत्यु की रिपोर्ट में लिखा था पेट में संक्रमण से मौत, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के निशान, खून के धब्बे और दुष्कर्म के संकेत पाए गए। अब यह साफ था, यह अनाथालय एक बाल उत्पीड़न, तस्करी और हत्या का गढ़ बन चुका था। जाल और छापा। अभय ने एक योजना बनाई। एक फर्जी एनजीओ कार्यकर्ता बनकर अफसर श्रुति को अनाथालय में भेजा। श्रुति ने देखा, बेसमेंट में एक कमरा था जहां बिना खिड़की के ताले लगे होते थे। वहां रात को अक्सर एक सफेद गाड़ी आती थी, जिसमें से कुछ डीलरों जैसे लोग उतरते थे। सीसीटीवी फुटेज एडिटेड थे, जिसमें रात के घटनाक्रम गायब कर दिए जाते थे। 3 हफ्ते की निगरानी के बाद अभय ने रेड की। जो मिला, 9 बच्चों को बांधकर रखा गया था। उनमें से 3 बेहोश थे। एक गोद लेने के नाम पर आए आदमी के पास से विदेशी पासपोर्ट और बच्चों की तस्वीरें मिली। एक सीक्रेट रूम में नग्न तस्वीरें, दस्तावेज और विदेशी खातों में पैसों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिले। हरीश मेहरा का दोहरा चेहरा। अभय ने हरीश मेहरा को उसी बच्चों के कमरे में बैठाकर पूछताछ की। वो हंसते हुए बोला, इन बच्चों का क्या है जनाब, ना माँ बाप ना कोई देखभाल। समाज उन्हें वैसे भी मरने देगा, तो हम उन्हें काम में ले आए। हमारी गलती क्या? उसकी वो हंसी अभय को बहुत देर तक सोने नहीं दी। हरीश को मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल हत्या और फर्जीवाड़े के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। एक दुर्लभ फैसला जिसने देश भर में चर्चा छेड़ दी। परिणाम, सरकार ने आदेश निकाला, हर बाल गृह में सीसीटीवी लाइव लिंक जिला प्रशासन को भेजा जाए। हर बच्चे के स्थानांतरण, गोद लेने की सार्वजनिक रजिस्ट्री अनिवार्य हो। हर कर्मचारी का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड जांचा जाए। अभय ने इस केस की रिपोर्ट में लिखा, सबसे कमजोर जब सबसे असहाय हों और समाज उनकी तरफ न देखे, तब शैतान अपना सबसे घिनौना रूप धारण करता है। अभय प्रताप सिंह के लिए अपराध की दुनिया अब कोई रहस्य नहीं रही थी। लेकिन इस बार जिस अपराधी से उसका सामना हुआ, वह न तो पैसों के लिए हत्या करता था, न ही बदले की भावना से। वह एक कलाकार था जो अपने चित्रों को सजीव बनाने के लिए इंसानों की जान लेता था। ये कहानी कला की आड़ में छिपी एक बीमार मानसिकता, मानसिक विकार और एक ऐसे साइकोपैथ की है जिसने काली परछाई नाम की पेंटिंग श्रृंखला बनाकर पूरे लखनऊ को खौफ में डाल दिया। एक विचित्र केस की शुरुआत। एक युवती, मीरा चतुर्वेदी, जो पेशे से कथक डांसर थी, अपने ही घर में अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई। हत्या बेहद बर्बर तरीके से की गई थी। शरीर पर गहरे कट, रंगों से पोते गए घाव और सबसे अजीब, उसकी पीठ पर ब्रश से बना एक चित्र जिसमें काले रंग से एक नर्तकी की परछाई बनी थी। दीवार पर लिखा था, काली परछाई भाग 1। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह कला के नाम पर किया गया खून था। दूसरी हत्या। 2 सप्ताह बाद एक गायक रोशन अली की हत्या हुई। उसका गला काटा गया, लेकिन उसके कटे हुए चेहरे पर संगीत की लहरें पेंट की गई थीं। दीवार पर फिर वही लिखा था, काली परछाई भाग 2। अब ये साफ था, हत्यारा क्रमिक ढंग से कलाकारों को चुन रहा था और हर हत्या के बाद एक भाग जोड़ रहा था, जैसे कोई आर्ट सीरीज बना रहा हो। प्रोफाइलिंग। हत्यारा कलाकार। अभय ने इस केस में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट तान्या मेनन को जोड़ा। तान्या ने कहा,
हत्यारा एक आर्टिस्टिक साइकोपैथ है जो कला के माध्यम से अपनी मानसिक पीड़ा व्यक्त कर रहा है। उसे लगता है कि कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, बलिदान है। वह पीड़ितों को सिर्फ इंसान नहीं, कैनवस मानता है। अभय ने कलाकारों की सोसाइटी, आर्ट स्कूल्स और गैलरीज में खंगालना शुरू किया। एक नाम उभरता है, ईशान आहूजा। ईशान एक उभरता हुआ चित्रकार था जो पहले ललित कला अकादमी में पढ़ता था, लेकिन मानसिक असंतुलन के चलते उसे निकाला गया था। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स अक्सर अंधेरे, मृत्यु, आत्महत्या और विकृति को दर्शाती थीं। किसी ने बताया कि वह अक्सर कहता था, जब तक कला खून से नहीं सनी हो, वो सिर्फ रंगों का मजाक है। वह गायब था पिछले 4 महीने से। एक गुप्त गैलरी। एक दिन अभय को ईशान की छुपी हुई गैलरी मिली, एक बंद फैक्ट्री के भीतर, जहां दीवारों पर खून से बनी पेंटिंग्स टंगी थीं। हर पेंटिंग किसी न किसी भविष्य की हत्या का संकेत दे रही थी। एक चित्र में एक लेखक, दूसरी में एक वायलिन वादक। यह अब साफ था, अगला शिकार कौन होगा, इसका अंदाजा ईशान की पेंटिंग्स से लगाया जा सकता था। दौड़ अगली हत्या रोकने की। अभय और उसकी टीम ने कलाकारों की सूची में से नेहा राजपूत, एक वायलिन वादक को चिन्हित किया जो अगली पेंटिंग से मिलती जुलती थी। नेहा को पुलिस सुरक्षा में रखा गया, लेकिन एक रात वह गायब हो गई। 54 घंटे बाद एक सुनसान थिएटर में उसका शव मिला, लेकिन इस बार दीवार पर कुछ अलग लिखा था। काली परछाई, अंतिम भाग। अब कला पूर्ण हुई, अंत की ओर। अब अभय जान चुका था, ईशान मानता है कि उसने अपनी 4 कड़ी वाली कला श्रृंखला पूरी कर ली है, लेकिन अभय को यकीन था, ऐसे बीमार दिमाग के लिए अंत का मतलब सिर्फ और शुरुआत होता है। अभय ने उसके बचपन की फाइलें निकलवाईं। ईशान बचपन में कई बार यौन और शारीरिक शोषण का शिकार हुआ था और उसे कहा गया था, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा होना न होना बराबर है। यही उपेक्षा उसे अंदर से तोड़ती गई और उसकी कला उसका बदला बन गई। अंतिम टकराव। ईशान अंततः एक पब्लिक आर्ट गैलरी में आत्महत्या करने वाला था, ताकि उसकी अंतिम कृति खुद वही बन सके। अभय ने मौके पर पहुंचकर उसे रोका। ईशान बोला, मुझे मार देना चाहिए, ये कला पूरी है। इंसान अधूरी चीज है, लेकिन कला नहीं। अभय बोला, कला को सजा नहीं दी जाती, पर अगर कोई उसे हत्या से रंगता है तो कानून रंग की परवाह नहीं करता। ईशान को मानसिक विकृति व हत्या के लिए विशेष अस्पताल में भेजा गया, जहां उसकी निगरानी होती है। परिणाम, सरकार ने आदेश निकाला, सभी आर्ट संस्थानों में किए। सभी पुलिस नेटवर्क और लॉगिन्स की सुरक्षा दोहरे ऑथेंटिकेशन से जोड़ी गई। वर्दियों और वाहनों की निजी निर्माण पर निगरानी, सभी अधिकारियों के फोन व निजी डाटा की नियत समय पर ऑडिटिंग। अभय ने केस फाइल में लिखा, अगर वर्दी न्याय का प्रतीक है तो उसका दुरुपयोग सबसे बड़ा अपराध है। असली खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। हर केस में अभय प्रताप सिंह ने हत्यारों, पागलों, भ्रष्ट अफसरों, नकली वर्दियों और साइकोपैथ से लड़ा, लेकिन अब बारी थी उस केस की, जिसमें शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद अभय था। यह कहानी है जब अभय को किसी ने मौत की धमकी दी और धीरे धीरे वो खुद एक जाल में फंसने लगा। एक ऐसा शिकार जो शिकार करने वालों के लिए ही बना था। पहला संकेत। एक सुबह अभय को उसके घर के दरवाजे पर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें एक छोटी गुड़िया थी, पुलिस यूनिफॉर्म में, चेहरे पर खून के धब्बे और सिर में एक लोहे की कील ठोंकी हुई। साथ में एक चिट्ठी थी, अब शिकारी शिकार बनेगा, गिनती शुरू हो गई है। इस चिट्ठी में कोई नाम नहीं था, लेकिन वह गंध, वही अजीब सड़ी हुई महक जो अभय ने एक पुराने केस में महसूस की थी, आत्मा प्रसाद केस, जहां एक धार्मिक पागल लोगों की बलि चढ़ाकर उन्हें मुक्ति देता था। लेकिन आत्मा प्रसाद 3 साल पहले जेल में मारा जा चुका था। तो फिर ये कौन था? भय की शुरुआत। अभय ने जांच शुरू की, लेकिन कोई डिजिटल ट्रेस नहीं मिला। फिर उसकी टीम के एक सीनियर कांस्टेबल किए। सभी पुलिस नेटवर्क और लॉगिन्स की सुरक्षा दोहरे ऑथेंटिकेशन से जोड़ी गई। वर्दियों और वाहनों की निजी निर्माण पर निगरानी, सभी अधिकारियों के फोन व निजी डाटा की नियत समय पर ऑडिटिंग। अभय ने केस फाइल में लिखा,
अगर वर्दी न्याय का प्रतीक है तो उसका दुरुपयोग सबसे बड़ा अपराध है। असली खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। हर केस में अभय प्रताप सिंह ने हत्यारों, पागलों, भ्रष्ट अफसरों, नकली वर्दियों और साइकोपैथ से लड़ा, लेकिन अब बारी थी उस केस की जिसमें शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद अभय था। यह कहानी है जब अभय को किसी ने मौत की धमकी दी और धीरे धीरे वो खुद एक जाल में फंसने लगा। एक ऐसा शिकार जो शिकार करने वालों के लिए ही बना था। पहला संकेत। एक सुबह अभय को उसके घर के दरवाजे पर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें एक छोटी गुड़िया थी, पुलिस यूनिफॉर्म में, चेहरे पर खून के धब्बे और सिर में एक लोहे की कील ठोंकी हुई। साथ में एक चिट्ठी थी, अब शिकारी शिकार बनेगा, गिनती शुरू हो गई है। इस चिट्ठी में कोई नाम नहीं था, लेकिन वह गंध, वही अजीब सड़ी हुई महक जो अभय ने एक पुराने केस में महसूस की थी, आत्मा प्रसाद केस, जहां एक धार्मिक पागल लोगों की बलि चढ़ाकर उन्हें मुक्ति देता था। लेकिन आत्मा प्रसाद 3 साल पहले जेल में मारा जा चुका था। तो फिर ये कौन था? भय की शुरुआत। अभय ने जांच शुरू की, लेकिन कोई डिजिटल ट्रेस नहीं मिला। फिर उसकी टीम के एक सीनियर कांस्टेबल राजेश सिंह एक दिन अचानक गायब हो गया। 24 घंटे बाद उसे जंगल में रस्सी से लटका हुआ पाया गया। उसके सीने पर लिखा था, एक पहला शिकार हो चुका है, अब तू। अभय समझ चुका था यह मामला निजी था। किसी को उससे नफरत थी, किसी को लग रहा था कि अभय ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। पुराना दुश्मन नई चाल। अभय ने हर पुराने केस की फाइलें निकलवाईं और तान्या मेनन की मदद ली। तान्या ने कुछ संकेतों पर गौर किया। सभी संकेत प्रतीकात्मक थे, गुड़िया, खून, संख्या। कोई अभय को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। यह सीरियल किलर नहीं, एक परफेक्शनिस्ट गेम प्लेयर था जो हर कदम पहले से सोचकर चलता। अभय को शक हुआ, क्या यह कबीर सैनी है? पर वह जेल में था। या फिर विनीत ठाकुर, जिसने नकली पुलिसिंग चलाई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, तीसरी हत्या अभय के ही घर के पास हुई। एक दूधवाला जिसे अभय रोज देखा करता था, उसकी हत्या कर दी गई और दीवार पर खून से लिखा था, 3 अब तेरी बारी है। खुद पर संदेह। अभय अब थक चुका था। हर जगह पर उसे खतरे का एहसास होता था। कार में बम का डर, खाने में जहर का शक, मोबाइल में ट्रैकिंग की आशंका। टीम ने कहा, सर आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। लेकिन अभय जानता था वो किसी आम हत्यारे से नहीं बल्कि एक साए से लड़ रहा है। कभी चेहरा नहीं दिखता, कभी नाम नहीं आता, सिर्फ संकेत और शव। शिकार से शिकारी बनने की कोशिश। अभय ने एक ट्रैप बनाया, खुद को खुली जगह में कमजोर दिखाकर एक स्टिंग प्लान रचा। लेकिन हमलावर आया ही नहीं। किए सभी पुलिस नेटवर्क और लॉगिन्स की सुरक्षा, दोहरे ऑथेंटिकेशन था। कार में बम का डर, खाने में जहर का शक, मोबाइल में ट्रैकिंग की आशंका। टीम ने कहा, सर आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। लेकिन अभय जानता था वो किसी आम हत्यारे से नहीं बल्कि एक साए से लड़ रहा है। कभी चेहरा नहीं दिखता, कभी नाम नहीं आता, सिर्फ संकेत और शव। शिकार से शिकारी बनने की कोशिश। अभय ने एक ट्रैप बनाया, खुद को खुली जगह में कमजोर दिखाकर एक स्टिंग प्लान रचा। लेकिन हमलावर आया ही नहीं।